कुछ समय पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर सपा की सरकार आएगी तो वो परशुराम जी की भव्य ऊंची स्टैचू लगाने का काम करेगी। तो साथियों, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आदरणीय बहन जी कल अपने मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो उसमें उन्होंने मुख्य जो बात रखी जिसको लेकर के समाज के अंदर बहुत से प्रश्न खड़े हुए सम्मानित साथियों, उसी को लेकर के साथियों हम लोग आपके बीच में आज पहुंचे हैं। आदरणीय बहन जी ने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो बहुजन समाज पार्टी परशुराम जी के नाम पर हॉस्पिटल बनाने का काम करेगी, आधुनिक हॉस्पिटल बनाने का काम करेगी। तो साथियों, उसके बाद अगर आप ठीक से माननीय बहन जी के अगर आप प्रेस नोट को अगर आप पढ़ते हैं और अगर आप उनको सुनते हैं तो वहां पे एक बात समझ में आपको आएगी ठीक से कि जब बहन जी अखिलेश यादव जी का जिक्र करती हैं कि वो जो है राजनीति कर रहे हैं, इनका जो है वो बरगला रहे हैं समाज के साथ में, ब्राह्मण समाज के बारे में ऐसा जो बोल रहे हैं, तो वो स्टैचू लगवाते हैं तो ब्राह्मण समाज को विश्वास जो है समाजवादी पार्टी से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी पे विश्वास है, तो हम भी उसकी स्टैचू लगवा सकते हैं। तो साथियों, इन दो बातों को लेकर के समाज में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के उद्देश्य को लेकर के साथियों हम आपके बीच में लाइव पहुंचे हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, हम लोग अपनी बात को शुरू करने से पहले सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, बहन जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए, आप लोगों को सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात शुरू करते हैं। और निवेदन करता हूं कि जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हो वो साथ वो साथियों वो शेयर भी करते जाएं, जिससे कि लाइव साथियों सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। सम्मानित साथियों, हम लोग 5 बिंदु पर अपनी बात रखेंगे और 5 बिंदु को 5-5 मिनट में साथियों हम समाप्त करेंगे। मुश्किल से 20-25 मिनट में हम लोग अपनी बात को समाप्त करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ध्यान देकर के सुनने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, प्रॉब्लम जो आई है वो परशुराम को लेकर के आई है। सम्मानित साथियों, जो मूवमेंट के लोग थे उनमें से कुछ लोग, सभी लोग नहीं, उसमें से कुछ लोग ये कहने लगे कि हमारा जो मूवमेंट था वो इनके अगेंस्ट था और बहन जी ने ये क्या बोल दिया। कुछ अगर हमने सोशल मीडिया पे देखा कि कुछ हमारे नए बच्चे जो थे वो भी बहुत कुछ उल्टा सुल्टा लिख रहे थे। तो सम्मानित साथियों, उस पर हमने अध्ययन किया तो हम साथियों आपके बीच में कुछ जानकारी लेकर के पहुंचे हैं। सबसे पहले सम्मानित साथियों आपको समझना पड़ेगा कि हु वाज परशुराम, परशुराम कौन थे। सबसे पहले साथियों इसको समझना आपका बहुत जरूरी है। इसको समझने के बाद ही हम अपनी बात को आगे साथियों रख पाएंगे। साथियों, अगर परशुराम नाम के कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें, उनके चरित्र की अगर हम लोग बात करें, उस चेहरे की हम लोग बात करें, तो इस देश के अंदर परशुराम नाम का जो नाम है वो इस बात से प्रसिद्ध है कि पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने का काम परशुराम जी ने किया था। सम्मानित साथियों, अगर देखा जाए तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप आगे मेरी बात को समझ सकते हैं। सम्मानित साथियों, क्या किसी भी शास्त्र में या किसी किताब में, इतिहास के किसी भी पन्ने में क्या कहीं पर यह लिखा हुआ है कि परशुराम ने कमजोर को सताया, गरीब को सताया, मजलूम को सताया, कमजोर को सताया, लाचार को सताया, शूद्र को सताया, अति शूद्र को सताया या किसी महिला को सताया? साथियों, ये बात आपको कहीं पर भी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी। ये साथियों आपको समझना होगा। बुद्ध कहते थे कोई बात अगर किसी भी बड़े ग्रंथ में लिखी है, कितने बड़े आदमी ने कही है, तो इसीलिए उस बात को मानना मात्र जरूरी नहीं है। जब तक वो तर्क की कसौटी पे आपकी खरी ना उतरे तब तक आपको उस बात को मानना नहीं चाहिए। साथियों, जो मैंने एनालिसिस किया है, हमारी टीम ने जो एनालिसिस किया है, उस आधार पे सम्मानित साथियों ऐसा तो कन्फर्म है कि परशुराम जी ने किसी गरीब को सताने का काम नहीं किया था, कमजोर को सताने का काम नहीं किया था। और मेरा ऐसा मानना है सम्मानित साथियों कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय विहीन जो ये पृथ्वी की है,
जो इसको बताया जाता है, ऐसा भी परशुराम जी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर, इस देश में, अगर इस देश को पृथ्वी माना जाए तो इस देश में आज भी क्षत्रिय समाज बहुत बड़े पैमाने पर निवास करता है। बहुत से लोगों की बातें निकल के आती हैं कि वो महिलाएं गर्भवती थी, ये महिलाएं वो थी। नहीं सम्मानित साथी, इस प्रकार से जिसको खत्म करना होता है फिर वो कोई चीज नहीं छोड़ता है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि तर्क के आधार पर सम्मानित साथियों आप लोगों को समझना होगा। परशुराम जी ने, जो एक ब्राह्मण समाज में पैदा हुए, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ब्राह्मण समाज के हाथ में कलम दी जाती थी, पढ़ाई शिक्षा दी जाती थी, लेकिन एक ब्राह्मण के बच्चे को ऐसा क्या वजह रही जो सम्मानित साथियों उसको कलम के स्थान पर उसको तलवार उठानी पड़ी? सम्मानित साथियों उसकी वजह यह थी, अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच रहा था, अत्याचार बढ़ता जा रहा था। तो सम्मानित साथियों आतंक के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ सबसे पहले ब्राह्मण के बेटे ने, परशुराम ने तलवार उठा करके उस आतंक को समाप्त करने का काम किया। इस सम्मानित साथियों यहाँ पे क्षत्रिय भी नहीं किया था सम्मानित साथियों, इस समाज को, इस धरती को, इस भारत को क्षत्रिय भी नहीं किया था, बल्कि उसको अपराध मुक्त किया था। सम्मानित साथियों आप इसको समझ सकते हो। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि परशुराम जी, जो कि इस मूवमेंट में, जो बहन जी ने कहा है कि हम लोग प्रति एक समाज के महापुरुषों को हम तवज्जो देने का काम करेंगे, सम्मान देने का काम करेंगे, तो इस आधार पे सम्मानित साथियों मेरा ऐसा मानना है कि ब्राह्मण के बेटे ने इतिहास के अंदर सबसे पहले कलम के स्थान पर अगर तलवार उठाई तो वो केवल इसलिए उठाई जिससे कि वो आतंक का सफाया कर सके। सम्मानित साथियों आतंक का संबंध किसी जाति से नहीं है, ये क्षत्रिय भी नहीं किया था, बल्कि ये अपराध मुक्त धरती को करने का काम सम्मानित साथियों परशुराम जी ने किया था। इस आधार पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम देखें, अगर हम परशुराम जी का हम अध्ययन करें तो परशुराम जी का जिक्र कहीं पर भी इस प्रकार से आपको नहीं मिलेगा कि उन्हें किसी कमजोर को सताया, किसी दीनहीन को सताया, किसी गरीब को सताया, किसी मजलूम को सताया, किसी शूद्र को सताया, अति शूद्र को सताया। ये जिक्र आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा तो केवल अत्याचार के खिलाफ एक ब्राह्मण के बेटे ने तलवार उठाने का काम किया, ये जिक्र मिलेगा। इस आधार पर सम्मानित साथियों मैं बहन जी की इस बात का समर्थन करता हूं कि ब्राह्मण समाज में जन्मे परशुराम जी वास्तव में सामाजिक परिवर्तन की एक बहुत बड़ी कड़ी थी। इसलिए सम्मानित साथियों ब्राह्मण समाज की जो आस्था है परशुराम में, उसके लिए साथियों मैं आदरणीय बहन जी का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी करें, आप लोग भी करेंगे। सम्मानित साथियों पॉइंट नंबर 2, आप लोगों को साथियों इस बात को समझना पड़ेगा, इस देश में मूवमेंट चलाने के साथ साथ आप राजनीति कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी भी लेकर के चल रहे हैं। इस बात को सम्मानित साथियों आपको समझना पड़ेगा। आप बुद्ध को पढ़ लेना, आप किसी को पढ़ लेना, आप बाबा साहब को पढ़ लेना, साहब कांशीराम जी को पढ़ लेना, किसी को भी मत पढ़ो, दुनिया के विद्वानों को पढ़ लेना, आपको इस बात को पढ़ने के लिए मिलेगी, आपको समझने के लिए मिलेगी कि लॉ इज डायनेमिक। डायनेमिक मतलब चेंजेबल, एवरीथिंग इज चेंजेबल, चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर। ये साथियों आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। बुद्ध ने भी कहा अनित्य सब संस्कारा, सारे संस्कार परिवर्तनशील हैं, इस दुनिया में सभी चीज परिवर्तनशील है। लॉ डायनेमिक है, लॉ चेंजेबल है। क्यों चेंजेबल है? क्योंकि सम्मानित साथियों इस देश में सोसाइटी चेंजेबल है, सोसाइटी डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब चेंजेबल। साथियों सोसाइटी अगर डायनेमिक है, सोसाइटी अगर चेंजेबल है, इसीलिए ये लॉ भी चेंजेबल है। साथियों जिसकी किताबें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर लॉ इसलिए चेंजेबल है, इसलिए डायनेमिक है क्योंकि सोसाइटी डायनेमिक है और लॉ का संबंध सोसाइटी से होता है, तो सम्मानित साथियों इसी आधार पे पॉलिटिक्स इज आल्सो डायनेमिक। पॉलिटिक्स भी डायनेमिक है, इसमें साथियों परिवर्तन करने बहुत जरूरी है। आप लोगों को सम्मानित साथियों इस बात को समझना पड़ेगा। इफ यू विल नॉट मेक इन द फेवर ऑफ द चेंजेबल, you cannot survive in the society, you cannot survive in the politics। मेरे सम्मानित साथियों इस बात को समझना पड़ेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इस देश में
उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से साथियों ये सिस्टम जब चल रहा है, किस प्रकार से वो बहन जी को अलग अलग तरीके से उसको बहन जी के स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। साथियों ये बात मैं आपको समझाऊंगा, आप लोग समझ सकते हैं। बहन जी बाबा साहब ने भी कहा कि आर्टिकल 368 संशोधन होते रहना चाहिए। अगर संशोधन नहीं होंगे तो स्टैटिक बन जाएगा, अगर स्टैटिक बन जाएगा तो उसको समाज उतार के फेंक देगा उस संविधान को। इसलिए सम्मानित साथियों, आपको आज के आधार पर जो चल रहे हैं परिस्थिति के हिसाब से आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो साथियों मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिस प्रकार से सोसाइटी डायनेमिक होती है, सोसाइटी चेंजेबल होती है, लॉ चेंजेबल होता है, उसी प्रकार से पॉलिटिक्स भी डायनेमिक होती है। अगर उसके अंदर आप लोग चेंज नहीं करेंगे, अमेंडमेंट नहीं करेंगे तो सम्मानित साथियों आप लोग पॉलिटिक्स में सर्वाइव नहीं कर सकते। ये बात साथियों पॉइंट नंबर 2 लेकर के हम साथियों आप लोगों के बीच में यहां पर पहुंचे हैं। और साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं आप सब लोगों की कदर करता हूं जिन लोगों ने नेगेटिव फॉर्म में स्टेटमेंट्स अपने रखे या जिस प्रकार से भी वो लोग सोशल मीडिया पे अपनी बात रख रहे थे, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनका कदर करता हूं। मैं मानता हूं कि वो भी मूवमेंट से जुड़े हुए बच्चे हैं, मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, आपको इस बात को मानना पड़ेगा, आपको अपने समाज पे इस बात पे गर्व करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं हमारा समाज एक ऐसा समाज है जो अपने ऊपर केवल अपनी जिम्मेदारी लेकर के नहीं चलता है, बल्कि सब समाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेकर के चलता है। ये हमारे समाज की फितरत है। मैं तो कहता रहता हूं अगर हमारा समाज केवल अपनी ही समस्याओं को लेकर के अपने कंधे पे चलता तो वो कब का सफल हो जाता। लेकिन इस देश में ब्राह्मण से लेकर के SC ST OBC को, सभी को, बिरादरी को, क्षत्रिय तक को भी लेकर के, सम्मानित साथियों व्यापारी को लेकर के भी हमारा समाज आदरणीय बहन जी चलती हैं। इस बात को सम्मानित साथियों आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, बुद्ध ने भी कहा है कि जिस दिन आप लोग अपने शत्रु का भला चाहने लगे तो समझ लेना उस दिन आप एक साधारण इंसान नहीं रहे हैं। सम्मानित साथियों हम लोग बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने अगर संविधान लिखा तो सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों के लिए लिखा। कबीर ने कोई बात कही, रविदास ने कोई बात कही, बुद्ध ने कोई बात कही, बाबा साहब ने कोई बात कही तो सब समाज के लोगों के लिए कही। उसी आधार पर हमारी जो पार्टी है, जो बहुजन समाज पार्टी है, वो सब जन हिताय सब जन सुखाय के आधार पर साथियों ये बात तो बुद्ध ने कही कि भवतु सब मंगलम, सबका मंगल होना चाहिए। साथियों ये बात हमारे आदर्श लोगों ने कही है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सिस्टम को समझो। सम्मानित साथियों आखिर ब्राह्मण को साथियों किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में साथियों आप लोग किस प्रकार से आप उनके साथ में जुड़ करके, उनको अपने साथ जोड़ करके किस प्रकार से सरकार बना सकते हैं, ये साथियों मैं आपको बताऊंगा। और साथियों उस प्रकार से आप सभी समाज का भला कर सकते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मण तो वोट देने वाला नहीं है, ब्राह्मण तो वोट देने वाला नहीं है। सम्मानित साथियों मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूं, 2007 के चुनाव के अंदर 56 टिकट आदरणीय बहन जी ने ब्राह्मण समाज को दिए थे, जिसमें से 41 विधायक ब्राह्मण समाज ने जिता करके दिए बहुजन समाज पार्टी के। साथियों आप लोग समझ सकते हो 206 में से 41 विधायक जो हैं केवल टोटल प्योर ब्राह्मण समाज के थे। इस बात को साथियों आपको समझना पड़ेगा। अगर वो केवल आपकी वोट से जीतते तो अगली बार भी जीत करके आते, क्योंकि अगली बार भी ब्राह्मण समाज के लोगों को टिकट दिए गए थे। ब्राह्मण समाज के लोगों को साथियों आप लोगों को समझना पड़ेगा, अपने साथ लेना पड़ेगा। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों आखिर में साथियों मैं आपको अपनी एक बात बता करके अपनी बात को समाप्ति की तरफ लेकर के जाता हूं कि किस प्रकार से जो लोग भ्रमित कर रहे हैं कि कैसे सरकार बनेगी बहुजन समाज पार्टी की, ये बात बता के साथियों मैं अपनी बात को आपके बीच में समाप्त करूंगा। साथियों इस देश में ब्राह्मण जो है इस समाज का गवर्निंग बॉडी है। सम्मानित साथियों वो अच्छी बात वो समाज के बीच में अपनी बात समझाने वाली बॉडी है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आप लोग इस बात को समझें कि अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है कि हम वो अगर मंदिर बनवाते हैं राम का, देखिए आप लोगों को समझना होगा। वो राम अगर वो मंदिर बनवा रहे हैं बीजेपी वाले राम का, तो अखिलेश ने क्या कहा, अखिलेश भाई साहब ने क्या कहा कि हम परशुराम की स्टैचू लगवाएंगे। क्यों?
क्योंकि सम्मानित साथियों उनको ऐसा लग रहा था कि बीजेपी से ब्राह्मण समाज रुष्ट है। साथियों उसका रुष्ट होना कंफर्म है। आप लोग थोड़ा सा अगर मूवमेंट से हट करके सोचें, आप लोग इतिहास में पढ़ लेना, शास्त्रों में पढ़ लेना, ब्राह्मण सब कुछ स्वीकार कर सकता है लेकिन अपने ब्राह्मण की मौत स्वीकार नहीं कर सकता है। सम्मानित साथियों आपको जानकारी होगी, इसी बीजेपी की सरकार के अंदर लगभग 650 एनकाउंटर में से 450 एनकाउंटर केवल ब्राह्मण समाज के हुए हैं, जिसको ब्राह्मण कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी नहीं रही है, इसलिए ब्राह्मण भाई का उससे हटने का मन बन रहा है। तो इसलिए अखिलेश भाई साहब जी ने, जो आदरणीय बहन जी ने जो कहा था, सम्मानित साथियों उसको आपको समझना होगा। इस प्रकार से ब्राह्मण को साथ लेकर के कैसे सरकार बनती है, ये बात बता के साथियों मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। दूसरी बात साथियों, मैंने पहले भी बताया, ब्राह्मण का हमारा पहले से हमारा मेल रहा है। आप इतिहास को पढ़ के देख रहे, मैं पहले भी बताया मैंने कि अगर विरोध करने का काम ब्राह्मण ने किया है तो समर्थन करने का काम भी ब्राह्मणों ने किया है। साथियों ये पहले से ही हमारे मूवमेंट में चलता आया है। अगर आप लोग समझ सकते हो तो साथियों आप जानते होंगे कि बाबा साहब का, सम्मानित साथियों, इसीलिए आदरणीय बहन जी ने कहा था कि हम सबका ख्याल रखेंगे। देखिए बाबा साहब का जो नाम के पीछे जो टाइटल है वो ब्राह्मण समाज के टीचर का दिया गया है। बौद्ध चरित्र जो किताब दी थी वो ब्राह्मण टीचर ने बाबा साहब को दी थी। बहन जी की जो दूसरी पत्नी थी वो ब्राह्मण समाज से थी, आप अच्छी तरह से सम्मानित साथियों जानते होंगे। महाड़ तालाब कालाराम मंदिर के अंदर सम्मानित साथियों जो समर्थन किया था, तो सम्मानित साथियों उसमें भी बाबा साहब के साथ ब्राह्मण समाज के लोग उसमें समर्थन में खड़े हुए थे, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हो सम्मानित साथियों। भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे उसमें ब्राह्मण समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनके विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए। सम्मानित साथियों और बहुत बड़ी बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य इस भारत के इतिहास में पहली बार कोई शूद्र अगर राजा बना तो वो चंद्रगुप्त मौर्य बने। और सम्मानित साथियों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जी को, एक शूद्र को इस देश का राजा बनाने का काम अगर किसी ने किया तो ब्राह्मण समाज के हमारे कौटिल्य ने किया, चाणक्य ने किया। सम्मानित साथियों इस बात को आपको समझना होगा। इस देश में आप जानते थे किस प्रकार से सिस्टम चलता था, शूद्र को राजा बनने का अधिकार नहीं था, लेकिन एक ब्राह्मण के बेटे ने, कौटिल्य ने, चाणक्य ने, विष्णु शर्मा ने, सम्मानित साथियों आपके बीच में उसको क्या नाम था उनका नाम, उनको सम्मानित साथियों चंद्रगुप्त मौर्य जी को साथियों राजा बनाने का काम किया। साथियों आप जानते हैं बौद्ध साहित्य को, तो सम्मानित साथियों बौद्ध साहित्य को जिंदा करने का काम जो राहुल सांकृत्यायन है, जो एक ब्राह्मण समाज के थे, उन्होंने किया। सम्मानित साथियों आज आप जानते हैं बहन कुमारी मायावती जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले, इस मूवमेंट को मजबूत देने वाले सतीश चंद्र मिश्र जी, सम्मानित साथियों वो भी एक ब्राह्मण समाज से हैं। इस बात को साथियों आपको समझना होगा। 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके आपके स्मारकों को बनाने के लिए समर्थन देने वाले, अपने सिग्नेचर करने वाले सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मण समाज के लोगों की थी। इसलिए मेरे समाज के लोगों, आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, मेरा आप लोगों से निवेदन है। और साथियों ये आखिरी बात जो है ये आपको समझा करके मैं अपनी बात को सम्मानित साथियों विराम दूंगा और फिर निष्कर्ष करके अपनी बात को 1 मिनट में सम्मानित साथियों हम लोग समाप्त करेंगे। साथियों समय का अभाव था, हम स्लाइड नहीं बना पाए थे, लेकिन साथियों आपको आंकड़े समझने हैं। आप आराम से थोड़ा आंकड़े समझिए। आप चाहे तो वीडियो को बाद में पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। साथियों क्या समीकरण है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के? बहुत से लोग कहते हैं अब पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी। 2022 में आने वाली 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो बनने जा रही है, इसीलिए सम्मानित साथियों ये खेल हो रहा है। इसको साथियों आप लोगों को समझना पड़ेगा। मैं कुछ आंकड़े बता करके साथियों अपनी बात को समाप्त करूंगा, उसके बाद आप लोगों से विदा लूंगा। साथियों आपको जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश के पहले आप लोगों को समझने पड़ेंगे। साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर 30% वोट जिस पार्टी को मिल जाता है उसकी सरकार बन जाती है पूर्ण बहुमत की। साथियों
साथ में बहुजन समाज पार्टी को लगभग 30% वोट मिला, उसकी सरकार बनी। 2012 में समाजवादी को वोट मिला 30% के आसपास, उसकी सरकार बनी। लेकिन 2017 में बीजेपी को 40% वोट मिला है, तब उसकी सरकार बनी है। इसको साथियों समझ करके फिर मैं अपनी बात को सम्मानित साथियों आपके बीच में समाप्त करूंगा। आप लोग समझें कि 2022 में किस प्रकार से सरकार बनने जा रही है। जो लोग ये कह रहे हैं कि बीएसपी की सरकार नहीं बनेगी, उनको साथियों इस बात को समझना है और समझाना होगा। साथियों, ये उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं, जाति वाइज आंकड़े हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा समझिए, फिर मैं साथियों अपनी बात को समाप्ति की तरफ लेकर के जाऊंगा। साथियों, उत्तर प्रदेश में 18% मुस्लिम समाज है। साथियों, हम लोग इसकी स्लाइड नहीं बना पाए, लेकिन आप लोग आराम से इस बात को सुनिए कि उत्तर प्रदेश में 18% मुस्लिम समाज है और 25% दलित समाज है। जिस 25% दलित समाज में 4% गैर चमार बिरादरियां हैं सम्मानित साथियों, 21% प्योर चमार है। वैसे तो 25% दलित समाज है, 25% में से केवल चमार 21% साथियों इस उत्तर प्रदेश में है। 18% मुस्लिम समाज, 25% दलित समाज, 21% इसमें चमार समाज है, 8% इसमें सम्मानित साथियों ब्राह्मण समाज है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा ब्राह्मण सम्मानित साथियों उत्तर प्रदेश में रहता है। कई कई सीटें तो ऐसी हैं जहां पे 15% तक ब्राह्मण समाज है उत्तर प्रदेश के अंदर। साथियों, 13% यादव समाज है, 12% कुर्मी समाज है और 10% अन्य समाज है, 5% सम्मानित साथियों ठाकुर समाज है और बाकी को सम्मानित साथियों आप लोग समझ सकते हैं। जो भी साथियों उसमें बचा है ओबीसी समाज के लोगों को साथियों जो हमने इसमें अन्य को साथियों जो हमने अन्य बोला है वो 10% समाज है। साथियों, किस प्रकार से यहाँ पे सरकार बनती है, आप लोग सपा और बसपा के बारे में देखो, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट पड़ेगा तो सपा बसपा क्या चक्कर चल रहा है, सपा क्यों तिरमिराई हुई है, इसको साथियों आपको समझो। आखिर कहना क्यों पड़ा कि मैं परशुराम जी की स्टैच्यू बनवाऊंगा, सपा की सरकार आएगी तो परशुराम जी की स्टैच्यू बनवाई जाएगी, इस बात को आखिर कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहा था, बीजेपी को छोड़ करके उसकी तरफ जा रहा था। इसको साथियों आपको समझा करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। देखिए सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे कि जिसके पास जिस पार्टी के पास 4 बिरादरी आ जाएंगी उसकी जीत निश्चित है। साथियों, जिसके पास 4 बिरादरी आ जाएंगी उसकी जीत निश्चित है। ये 4 बिरादरी सेट कैसे हो रही हैं, इसको साथियों आपको समझना है। ये बीएसपी के पक्ष में कैसे हो रही है, ये आपको समझना है। साथियों, पहले हम लोग समाजवादी की स्थिति को साथियों हम लोग देखते हैं। जो आदरणीय बहन जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की स्थिति बड़ी खस्ता है, बड़ी कमजोर है, बड़ी खराब है, वो कैसे कही है, ये बात साथियों आपको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं सपा और बसपा के बीच में कंपैरेटिव स्टडी करके साथियों आपके बीच में बता करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। साथियों, अगर हम सपा के पास वोट बैंक की बात करें तो साथियों क्या है, जो यादव समाज जो 13% जो वोट बैंक जो कोर वोट समाजवादी पार्टी का माना जाता है, हम लोग ये मानते हैं कि कैसे समीकरण सेट करना चाह रही है सपा, कैसे बसपा के पक्ष में माहौल बन रहा है, ये आपको समझना है। साथियों, 13% यादव है उत्तर प्रदेश में, 8% ब्राह्मण है जिसको वो अपने पक्ष में लेना चाहती है, और साथियों 18% मुस्लिम है जो मैंने पहले बताया। तो साथियों 13% यादव, 8% ब्राह्मण, 18% मुस्लिम, इन सबको मिलाकर के सम्मानित साथियों ये 39% बन जाता है। साथियों दूसरी तरफ अगर हम लोग बीएसपी की बात करें तो दलित समाज 25% है, जिसमें से प्योर चमार जो है वो 21% है। सम्मानित साथियों, हमें दलित समाज का हमेशा ध्यान रखना है। अगर हम लोग कोर वोट की बात करें तो 21% चमार हो गया। अगर हम लोग ब्राह्मण को अपनी तरफ जोड़े, पहले हमने ब्राह्मण को उधर जोड़ा, मुस्लिम को उधर जोड़ा सपा की तरफ, अब हम लोग ब्राह्मण को और मुस्लिम को सम्मानित साथियों हम लोग बीएसपी की तरफ जोड़ रहे हैं। तो साथियों 21% कोर वोट बीएसपी का हुआ, जो चमार बिरादरी का सम्मानित साथियों कहा जाता है, 8% ब्राह्मण, 18% मुस्लिम, इस प्रकार के सम्मानित साथियों ये 47% बनता है।
इसी अगर इसको उधर जोड़ते हैं, ब्राह्मण को मुस्लिम को उधर जोड़ देते हैं तो ये 39% बनता है समाजवादी की तरफ। और अगर इसी को हम लोग बीएसपी के पक्ष में जोड़ते हैं तो 47% बनता है सम्मानित साथियों। इसको आपको समझना है, वहां 39% बन रहा है, यहाँ 47% बन रहा है, केवल 3 बिरादरी से सम्मानित साथियों। चौथी बिरादरी जो होगी अकॉर्डिंग टू साहब काशीराम वो कैंडिडेट की होगी, वो भी साथियों आप लोग को समझना होगा। इस प्रकार से साथियों आपको समझना होगा कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से सम्मानित साथियों कभी भी बीजेपी को छोड़ करके सपा की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि जो अत्याचार बीजेपी में हो रहे हैं उसी प्रकार के अत्याचार ब्राह्मण भाइयों के ऊपर हत्याएं अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार में भी हुई थी। ये साथियों इस बात को ब्राह्मण भाई अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनका रुख हमारी तरफ सम्मानित साथियों अच्छी तरह से उनका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए सम्मानित साथियों, और अगर हम लोग देखें, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो जो है सपा की तरफ है। सम्मानित साथियों, बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ हिस्सा बसपा की तरफ भी है। इसको साथियों आप लोग समझें, उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। साथियों, मैंने आपको पहले बताया कि उधर जो 39% बन रहा था सपा की तरफ, ब्राह्मण मुस्लिम को उधर करके, और इधर जो है बीएसपी की तरफ सम्मानित साथियों ये जो है 47% बन रहा था। यहाँ भी बीएसपी ऊपर थी। सम्मानित साथियों, अगर हम लोग ये माने कि मुस्लिम दोनों तरफ है तो हम लोग ज्यादा परसेंटेज हम मुस्लिम भाइयों की सम्मानित साथियों सपा की तरफ मान लेते हैं। 18% में से 10% हम सपा की तरफ मान लेते हैं और अपनी तरफ 8% मान लेते हैं, तो तब भी साथियों बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती हुई दिखाई देती है। 13 समाजवादी पार्टी के पक्ष में 13% यादव, 8% ब्राह्मण, जो बात चल रही थी 10% मुस्लिम, इस प्रकार से 31% बनता है। और बीएसपी के पक्ष में 21% दलित समाज, 25% दलित समाज, और उसमें जो 21% प्योर चमार समाज, और उसमें जो है आपका 8% ब्राह्मण और 8% मुस्लिम, इस प्रकार से सम्मानित साथियों ये 37% बनता है। तो साथियों वहां 31 बनता है समाजवादी के पक्ष में, यहाँ 37 बनता है। तो साथियों यहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी वहां से मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए सम्मानित साथियों आप लोग को थोड़ा सा हम लोग समझें, थोड़ी सी बोर्ड को दोनों को तो हम लोग थोड़ा सा इधर उधर हटाएं। मान लो हम लोग अभी हमने मुस्लिम समाज का हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब हम ब्राह्मण की बात करें। अगर ब्राह्मण समाज के लोग अगर बीजेपी को छोड़ते हैं तो अगर 1% 2% लोग रह भी जाते हैं तो साथियों उसमें से साथियों 1% जो 2% अगर बीजेपी के पास बच जाते हैं तो 6% बाहर आएगा। उस 6% में से अगर 1% सम्मानित साथियों मुश्किल से समाजवादी पार्टी की तरफ हमने जाता हुआ भी मान लिया किसी वजह से, तो सम्मानित साथियों फिर बीएसपी की क्या स्थिति है, फिर बसपा की सपा की क्या स्थिति है, ये साथियों आपको समझना है। सपा के पक्ष में 13% यादव, 1% ब्राह्मण, 10% मुसलमान जो हमने पहले माना था, ये 24% होता है। और बीएसपी के पक्ष में 21% चमार, 5% साथियों ब्राह्मण इसके पक्ष में आ रहा है, 8% मुस्लिम, ये 34% हो जाता है। वहां 24% हो रहा है, यहाँ 34% हो रहा है। और सम्मानित साथियों ये 3 बिरादरी थी, बाकी को मान्यवर साहब काशीराम जी के अकॉर्डिंग सम्मानित साथियों जिनको टिकट दिया जाएगा, जिनको अपने अपने समाज के एमएलए जिताने के लिए आदरणीय बहन जी ने जो कहा है कि हम क्षत्रिय समाज के लोगों का भी हम लोग ख्याल रखेंगे, तो क्षत्रिय समाज के लोगों का, जाट समाज के लोगों का, गुर्जर समाज के लोगों का, प्रजापति हैं, लोधी हैं, पटेल हैं, और बिरादरियां हैं, कुशवाहा हैं, मौर्य हैं, इस प्रकार के लोगों को भी साथियों थोड़ा थोड़ा अगर वोट माना जाए, अगर साथियों इनका कैंडिडेट के हिसाब से अगर वोट आता है तो ये साथियों आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग देखें बीएसपी का हम देखें और सपा को देखें, जो मैंने पहले बताया कि सपा के पक्ष में 24% वोट बन रहा था और बीएसपी के पक्ष में 34% वोट बन रहा था। सम्मानित साथियों कैंडिडेट के हिसाब से हम देखें, अगर 16% वोट हम कैंडिडेट के हिसाब से आना मानते हैं, जो देते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, हम सभी के साथ 16% मानेंगे। सम्मानित साथियों अगर बीएसपी के 34% वोट में हम 16%
50% अगर हम लोग कैंडिडेट का वोट जोड़ देते हैं इस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में, तो बीएसपी के पास 50% वोट आ जाता है। और सपा के पास में 24 में अगर हम लोग 16% वोट जोड़ देते हैं जो आता है कैंडिडेट के हिसाब से, तो इसके पास में 40% वोट रह जाता है। यहाँ पर भी बीएसपी 50% पर है और यहाँ पे सपा 40% है। अगर इसमें से हम लोग ये माने कि हमको केवल 70% वोट कास्ट होता है, देश में 70% वोट कास्ट होता है, तो साथियों बीएसपी पर जो 50% है उसमें से 30% अगर हम आउट कर देते हैं तो लगभग 15% वोट हम आउट कर देते हैं। तो 50% में से जो हमने अभी आंकड़ा बनाया था उसमें से 15% जो वोट है, 30% ना पड़ने वाला वोट हम आउट कर देते हैं। उसमें 50 के हिसाब से 15 बनेगा, हम 15% को हम आउट कर देते हैं तो 35% वोट बहुजन समाज पार्टी के पास अभी भी जिंदा रहता है। और जो भी और समाजवादी पार्टी के पास जो अपना वोट लेकर के कैंडिडेट का 16% वोट लेकर के सम्मानित साथियों जो 40% वोट पड़ा था, उसमें 16% जो हमने जोड़ा था उसमें से अगर हम लोग 30% वोट ना पड़ने वाला काट दें तो 12% वोट कटने के बाद इसके पास समाजवादी के पास 28% सम्मानित साथियों यहाँ पर ये वोट बचता है। तो बसपा के पास 35% वोट बचता है और सपा के पास में 28% वोट बचता है। इसलिए सम्मानित साथियों वो तिलमिला रही है समाजवादी पार्टी। मेरा आप लोगों से सम्मानित साथियों निवेदन है, इस बात को आपको समझना होगा। ये तो तब है, लेकिन जब हम ये प्रूफ करेंगे, उत्तर प्रदेश में ये प्रूफ करेंगे कि साथियों पूरा ब्राह्मण समाज, सभी बिरादरी के लोग, ठाकुर समाज, सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, तो साथियों जो मुस्लिम समाज है जिसकी जो चाहत है कि किसी भी कीमत पे बीजेपी हारनी चाहिए, तो साथियों वो मुस्लिम समाज अपना वोट समाजवादी पार्टी को वोट देकर के वोट खराब करना नहीं चाहेगा। 80% वोट हमारे मुस्लिम समाज का बीएसपी के पक्ष में तब आएगा जब मुस्लिम समाज को बीजेपी को हराती हुई दिखाई देगी। और वो जब देगी जब ब्राह्मण समाज का 8% वोट आएगा, अपना वोट जुड़ेगा, अन्य समाज का वोट जुड़ेगा, भाईचारा बना करके वोट जुड़ेगा, तो मुस्लिम समाज के लोग भी जो मूवमेंट के साथ जुड़े हैं वो तो वोट देंगे। और जो फ्लोटिंग में होते हैं, जो किसी वजह से समाजवादी को दे देते हैं, तो वे लोग भी बीएसपी की ताकत देखते हुए सम्मानित साथियों एंटी बीजेपी बीएसपी को वोट देकर के आप लोगों की गरीबों की सरकार बनाने का काम करेंगे। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, मैंने मुख्य बात आपको यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया कि परशुराम जी ने कभी भी क्षत्रिय विहीन पृथ्वी करने का काम नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपराध से मुक्त पृथ्वी करने के लिए काम किया था। उन्होंने कभी किसी जाति के खिलाफ काम नहीं किया था। इतना बड़ा इंसान जिसने कभी गरीब को, कमजोर को, लाचार को, मजलूम को नहीं सताया हो, वो ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते थे। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं आदरणीय बहन जी के इस स्टेटमेंट का समर्थन करता हूं कि सभी जाति धर्म बिरादरी में पैदा होने वाले महापुरुषों का ख्याल रखने के लिए जो बहन जी ने बोला है साथियों, उसका मैं समर्थन करता हूं। और मैं आप सभी युवाओं से, बुद्धिजीवी लोगों से ये निवेदन करता हूं, सोच समझ करके आप लोग फैसला लीजिए। ये बहुत अच्छा स्वर्ण मौका है ब्राह्मणों का। सम्मानित साथियों, इतिहास पढ़ के आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जिसने ब्राह्मण ने जिसको चाहा है उसकी सरकार बनी है। और लेकिन यहाँ तो साथियों ब्राह्मण भाई बीएसपी के अंदर अपनी सरकार मानता है। आप में से बहुत से लोग भी कहते हैं सम्मानित साथियों। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, मेरा ब्राह्मण भाइयों से निवेदन है, क्षत्रिय भाइयों से निवेदन है, आपस में डिस्प्यूट ना बना करके व्यापारी भाइयों से, ओबीसी भाइयों से, एससी एसटी भाइयों से, माइनॉरिटीज मुस्लिम भाइयों से, सभी से मेरा निवेदन है कि इस गलत में ना जाएं। अब की बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती जो दिखाई दे रही है, उसकी वजह से समाजवादी के तेवर बड़े तीखे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। उससे पहले वो कभी नहीं देते थे। तो मैं ये आशा और उम्मीद करते हुए कि जो आप लोगों को हम लोग समझाना चाहते थे, जिस प्रकार से वो आंकड़े हमने आपके बीच में रखे, कभी स्लाइड को लेकर सम्मानित साथियों हम आपके बीच में आएंगे। तो ये जो खेल है इसको साथियों आप लोग को समझना है। ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है मूवमेंट के अंदर भी,
और सम्मानित साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, कोई अगर ये सोचता हो कि जयप्रकाश इसलिए ऐसा बोलता है, हमेशा बहन जी करता रहता है कि पार्टी में जाने का इसका ये रास्ता है, साथियों ये एक अलग बात है, लेकिन मेरा उद्देश्य है किसी भी प्रकार से ये मूवमेंट, महापुरुषों का मूवमेंट बच जाए। ये साहब कांसीराम जी के खून पसीने की, बहन जी के त्याग और तपस्या की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, ये साथियों सरवाइव कर जाए। इस देश का भला केवल बहुजन समाज पार्टी की ये विचारधारा कर सकती है। इसलिए सम्मानित साथियों, हम लोग इस पसीने को बहाने का काम करते हैं। हमारी पूरी टीम इस पसीने को बहाने का काम करती है, अपना तन मन धन लगा करके बीएसपी को मजबूत करने के लिए, बहुजन महापुरुषों के, सभी समाज के महापुरुषों का जो है रास्ता अपना करके इसको मजबूत करने के लिए काम करती है। इसलिए आखिर में, निष्कर्ष में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें आदरणीय बहन जी के इस स्टेटमेंट का समर्थन करना है और सभी का हक है, सभी के महापुरुष हैं, सभी लोग वोट देते हैं, तो सभी के लोगों के इस बार बनने चाहिए। सभी के नाम से आदरणीय बहन जी ने पहले भी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में शकुंतला मिश्रा, जो उनकी मम्मी थी सतीचंद मिश्रा जी की, उनका साथ उन्होंने उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनाई है। अस्पताल भी बनना चाहिए, ब्राह्मण समाज को भी सम्मान मिलना चाहिए, क्षत्रिय समाज को भी मिलना चाहिए। बहन जी ने कहा कि सभी समाज के लोगों के लिए हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, कोई त्रुटि हो गई उसके लिए माफी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं सभी नौजवान साथी, बुद्धिजीवी साथी बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बयान देता हूं, पूरी टीम का धन्यवाद देते हुए जय भीम, जय भारत, जय कांसीराम, जय बसपा, धन्यवाद।